हेलो एवरीवन, दिस इज मी सैयद शुजातुल्ला। आज हम पढ़ेंगे बजट 2024 के एलॉबरेट एनालिसिस। इसमें फैक्ट्स कवर होंगे, स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स और फीचर्स जो भी बजट में मेंशन किए गए हैं वो कवर होंगे, नंबर्स कवर होंगे, नंबर्स की एनालिसिस होगी। ठीक है, लास्ट ईयर से ये साल या उसके ऊपर के साल से ये साल तक किस तरीके से फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, जीडीपी इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जब हम एलोकेशंस भी पढ़ेंगे तो एलोकेशंस में भी ये देखेंगे कि एलोकेशंस इंक्रीज हुए या नहीं हुए। ये कंप्लीट थरो वीडियो है, वीडियो लेक्चर्स होंगे, 2 से 3 पार्टी होंगे, एक 2-2.5 घंटे का होगा। अगर आप ये बजट 2024 पूरा मेरे से सुन लेते हैं तो आपको बेसिकली ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कोई और चैनल पे बजट करें, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ से कम्प्लीटली पूरे न्यूज़पेपर्स को थरो करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है, जब ये बजट की सीरीज़ हो जाती है उसके बाद में हम बजट के ऊपर MCQs करेंगे। 100 MCQs करेंगे बजट के ऊपर, जो कि आपको आने वाले जो मई 2024 में UPSC का एग्ज़ाम है 2024 का, उसमें आपको यहीं से क्वेश्चन पिकअप हो। मेरी पूरी यहाँ पे मैं एनर्जी लगा रहा हूँ कि आपकी बजट में मार्क्स एक भी इधर उधर ना हो। ठीक है, ये पूरे होने के बाद में भी जब हम बजट का ख़त्म कर देते हैं तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक प्रीलिम कम सीरीज़ है वो जो चल रही है वो मैं रोका हूँ। 2 चैप्टर्स हम करे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो एक चैप्टर और बजट चैप्टर, 2 स्टैटिक चैप्टर हुए हैं। अभी हम करंट अफेयर्स पे हैं बजट 2024। ये होने के बाद में हम 3rd चैप्टर 4th चैप्टर भी चलते रहेंगे। मेरे साथ हमेशा बने रहिए दैट आपकी जो भी नॉलेज है वो एनहांस होगी और आपके स्किल्स और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। चलिए, डिटेल एनालिसिस ऑफ द बजट 2024 टू 2025, ये है हमारा पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर निर्मला सीतारमण मैडम के बारे में। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैंने इनके बारे में भी, इनकी बजट स्पीच रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं मेंशन करा हूँ। उसके बाद में बजट प्रेजेंट करने के बाद पीएम मोदी जी ने क्या कहा है बजट के ऊपर, उनका क्या कमेंट था, अमित शाह का क्या कमेंट था, अपोजिशन लीडर्स बजट को किस तरीके से देख रहे हैं वो भी हम इसमें थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर बजट बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में विजन ऑफ भारत, एवोल्यूशन ऑफ बजट, 10 मेजर अनाउंसमेंट इन द बजट। ओके, ये 10 मेजर अनाउंसमेंट सिर्फ लाइनर्स है, बट हम जैसे जब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं तो उसका मैं डिटेल दूंगा। तो पहले हम एक सिस्टमेटिक वे में बजट को समझ रहे हैं, उसके बाद में पूरे नंबर्स करेंगे। ये होने के बाद में गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ बजट, क्या ऐसे कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिससे बजट गाइड किया जाता है बाई प्रेजेंट गवर्नमेंट। और जब निर्मला मैडम बजट प्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स भी गिने थे, तो हम वो भी देखेंगे कि कौन से अचीवमेंट्स की बात हुई थी बजट स्पीच में। ये हमारा आज का लेक्चर रहेगा। उसके बाद में हम नंबर्स और एलोकेशंस पे जाएंगे, और थर्ड जब वीडियो हम करेंगे इसमें वो वीडियो रहेगा एग्रीकल्चर बजट में क्या आया, एजुकेशन बजट में क्या दिए, SNT बजट में क्या दिए, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी बजट में क्या दिए। तो इस तरीके से एक एक इकोनॉमिक सबसेक्टार्स का मैं हेडिंग लिखकर वो बजट वहाँ पे डिस्कस करूँगा, वहाँ पे स्कीम्स डिस्कस करूँगा। ये आपको एक कंप्लीट एनालिसिस रहेगी विथ रिगार्ड टू द बजट। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, बजट 2024 रिलेटेड मैं बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप 1-2 मिनट में बजट के शॉर्ट्स देख सकते हैं। नियरली एज आई हैव प्रॉमिस 50 मैं बजट के शॉर्ट्स करूँगा। ऑलरेडी 2-3 अपलोड कर चुका हूँ, इसके ऊपर थी पूरी मेहनत। तो आज से हम क्या करेंगे, 2 शॉर्ट्स करेंगे बजट के और फुल लेक्चर करेंगे। नेक्स्ट 7 डेज यही हमारा काम रहेगा, बजट में मास्टरी करना। ठीक है, चलिए, उसके बाद में भी अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। मेक श्योर दैट आप हमेशा हुक्ड अप रहिए विद माय यूट्यूब चैनल, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। सबसे पहले देखेंगे मोदी जी ने क्या कहा था बजट को प्रेजेंट करने के बाद में। ओके, मोदी जी ने कहा था कि बजट स्ट्रेंथन करता है, बजट में इतने अच्छे अच्छे चीज़ें बोली गई है, इतने अच्छे पॉलिसीज़ को आउटलाइन किया गया है कि
बजट को देखें तो ऐसा दिख रहा कि वो विकसित भारत 2047 के लिए अच्छा फाउंडेशंस रख रहे हैं। सो बजट में जो भी इनिशिएटिव्स जो भी बोला गया है उससे ये मालूम होता है कि आगे जाके ये फाउंडेशंस के लिए जैसा काम करेंगे विकसित भारत 2047 के लिए। याद ये रखना है कि गवर्नमेंट कौन से ईयर में विकसित भारत करना चाहती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स गवर्नमेंट इज एमिंग फॉर ए विकसित भारत, सो यू शुड नो दैट इट इज 2047। सो मोदी जी का ये कमेंट था और मोदी जी ने ये भी कहा है कि जो भी बजट रखा गया है वो बेसिकली इंडिया के यूथ को रिफ्लेक्ट करता है, इंडिया के यूथ को रिफ्लेक्ट करता है। यूथ का एज ग्रुप जनरली होता है, अगर हम प्रॉपर ऑफिशियल क्लासिफिकेशन देखें तो 18 to 24 ईयर्स में जितने भी बच्चे होते हैं वो पूरों को हम यूथ बोलते हैं। 18 से कम रहे तो आप बोलेंगे चिल्ड्रन, 18 to 24 रहेगा हमारा यूथ एज ग्रुप, 24 to 59 ईयर्स जो भी रहेगा अडल्ट एज ग्रुप, 60 to 80 ईयर्स सीनियर सिटीजन, 80 अबव ईयर्स जो रहते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। ये बेसिकली डेमोग्राफिक ग्रुप्स एजेस की क्लासिफिकेशन होती है। ओके राइट। सो मोदी जी का तो आप स्टेटमेंट देख चुके हैं। यहाँ पे अपने को एक फैक्ट मिला, विकसित भारत कब तक चाहती है गवर्नमेंट, 2047। अब और एक भी क्वेश्चन है यहाँ पे, विकसित भारत का मतलब क्या है। अगर आप आपके स्कूल में पढ़े होंगे और मैं जब पढ़ता था स्कूल में मैं भी यही पढ़ा था, आपके फादर भी यही पढ़े थे, हम सब एक ही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। हम कभी भी पढ़ते थे तो यही पढ़ते थे हमारे स्कूलिंग में, इंडिया इज ए डेवलपिंग स्टेट, इंडिया इज ए डेवलपिंग स्टेट, ऐसे ही पढ़ते थे एज फार एज यू एंड मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कंसर्न्ड। ओके, सो ये डेवलपिंग का टैग कब तक हम लेके फिरे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट और रॉन्ग। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ये चाहती है कि डेवलपिंग वर्ड निकाल दें और डेवलप की तरफ जाए। सो गवर्नमेंट ने इसलिए विकसित भारत का टैग दिया है, विकसित का मतलब है डेवलप्ड। ओके, सो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन जब आएगी, जब वो पढ़ेंगे उनके स्कूल में, तो ये ऐसा पढ़ेंगे, इंडिया इज ए डेवलप्ड स्टेट 2047 के बाद, बिकॉज हमारा एम ही वो है कि 2047 तक हम डेवलप स्टेट बन जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर हम देखेंगे राजनाथ सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको क्यों लिया, दैट इज अनदर मैटर, बिकॉज इनके जो ट्वीट में फैक्ट्स से जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो राजनाथ सिंह ने भी यही कहा है, उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियली 2 गोल्स हैं। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, एक है $5 ट्रिलियन बनाना है 2027 तक, उसके बाद में $7 ट्रिलियन बनाना है 2030 तक। ठीक है, तो इसलिए मैं ये ट्वीट लिया हूं क्योंकि इसमें फैक्ट्स है। सो गवर्नमेंट के हिसाब से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए 2027 तक और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए 2030 तक। अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी इतनी बड़ी का मतलब क्या है। ओके, इकोनॉमी का मतलब ये है, इकोनॉमी बनाने का मतलब ये है, इकोनॉमी के साइज की बात कर रहे हैं। अब साइज की जब बात करते हैं तो दो चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या आप आर्टिकल्स या आइटम्स या टैंजिबल या इंटैंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि ये गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने चाहिए, क्या आप वैल्यू की बात कर रहे हैं। मींस इकोनॉमी की जो वैल्यू है, जो 5 ट्रिलियन इतनी बनानी है, प्रेजेंट 3.1 ट्रिलियन है, तो 5 बनानी है, बाद में 7 बनानी है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं। सो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे वैल्यू की बात कर रही है। ऑब्वियसली जब वैल्यू बढ़ेगी तो इन एंड आउट आपको गुड्स एंड सर्विसेज का भी प्रोडक्शन ज्यादा दिखेगा, जब हम इन्फ्लेशन निकालें तो भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, मतलब जितना भी हमारे पास बेचना खरीदना होगा वो $5 ट्रिलियन का रहेगा और 2030 तक ये $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनानी है। ओके, उसके बाद में अमित शाह जी ने क्या कहा है इंटरिम बजट के बारे में। ओके, इन्होंने कहा है कि जो बजट स्पीच जो है निर्मला मैडम ने जो दी है, वो एक माइलस्टोन अचीव कर रखा है हमने 10 साल से मोदी जी के विजन को कैरी करते करते। सो इंटरिम बजट को उन्होंने बजट के ऊपर डायरेक्ट कमेंट नहीं करके उन्होंने कहा है कि जो भी हो रहा है वो 10 साल की उनकी कोशिश है, 10 साल का उनका जो भी एनर्जी लगाए हैं उसमें 10 साल की पूरी मेहनत है मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए। इस तरीके से एक नॉर्मल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। अभी देखते हैं राहुल गांधी जी ने क्या कहा था। राहुल गांधी जी ने कहा था
ये मित्रकाल बजट है। क्या है ये? मित्रकाल बजट। राहुल गांधी सेज गवर्नमेंट हैज नो रोड मैप टू बिल्ड इंडिया फ्यूचर। इंडिया के फ्यूचर को बदलने के लिए, इंडिया के फ्यूचर को बढ़ाने के लिए, बिल्ड करने के लिए अभी के गवर्नमेंट के पास कोई विजन नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है ये मित्रकाल बजट। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिस्ड काल मींस मिस्ड टाइम बजट, ऐसा इस तरीके से उन्होंने कहा है। ठीक है। और खड़गे जी ने, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन कांग्रेस पार्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने क्या कहा है? लेट अस सी। उन्होंने कहा है इंटरिम बजट जो प्रेजेंट किया गया है निर्मला मैडम जी से, वो लैक करता है अकाउंटेबिलिटी एंड विजन। इन्होंने भी विजन की बात की है, राहुल गांधी जी ने भी विजन की बात की है। ठीक है। सो और खड़गे जी ने और एक वर्ड ऐड किया है, अकाउंटेबिलिटी। मतलब खड़गे जी ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसकी आंसरेबिलिटी नहीं है। ओके, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है कि गवर्नमेंट किस तरीके से क्या अचीव करना चाहती है, किस तरीके से काम कर रही है। ओके, उनको कुछ पकड़ाव नहीं है। लाइक दैट खड़गे जी ने एक पॉलिटिकल कमेंट के थ्रू किया है, बिकॉज वो ईडी, फिर इलेक्शन कमीशन, वो रिगिंग, झारखंड के इलेक्शन ये सब हो रहे हैं ना, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की इशू आ जाती है। तो उन्होंने बजट और पॉलिटिकल थिंग्स को मिला के बोल दिया है। चलिए अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज निर्मला सीतारमण मैडम के बारे में थोड़ा बहुत, और उनकी लाइफ के बारे में नहीं, उन्होंने जो भी काम किया है वो काम में थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, वो उसके बारे में हम देखेंगे। निर्मला सीतारमण मैडम ओके अपने पहले फाइनेंस मिनिस्टर है जिसकी बजट स्पीच सिर्फ 56 मिनट्स की थी, और ये सबसे छोटी स्पीच थी हमारे पूरे बजट में। ओके 1947 से लेके अब तक ये पूरी सबसे छोटी बजट स्पीच थी। ठीक है। उसके बाद में और एक भी इंपॉर्टेंट खिताब है इनके लिए। ओके, एक तो है कि ये सबसे छोटी स्पीच दी है, और दूसरा है कि ये सबसे बड़ी स्पीच भी दी है। जब कोविड आया था ना 2020 में, 2021 का बजट जो था 2020 का ये बजट जो था 2021 के लिए, जब उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट की बजट स्पीच दी थी। ओके 2 घंटे 40 मिनट। तो निर्मला मैडम लॉन्गेस्ट बजट स्पीच का भी रिकॉर्ड होल्ड करती हैं, शॉर्टेस्ट बजट स्पीच का भी रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। प्लस निर्मला मैडम इज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। पहली बार कोई वुमेन हमारे कंट्री में एज ए फाइनेंस मिनिस्टर लगातार 5 साल तक काम किए हैं। ओके, दैट इज निर्मला मैडम, रिमेंबर दिस पॉइंट। बट शी इज नॉट द फर्स्ट ओके with regard to being a finance minister, remember this point. इंदिरा गांधी जी पहले वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर थे, बट उन्होंने 5 साल तक फाइनेंस मिनिस्ट्री होल्ड नहीं की थी। तो अगर हम देखेंगे तो इंदिरा गांधी जी द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर और निर्मला मैडम सेकंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके से आता है। जब हम फुल टाइम की बात करते हैं, 5 साल तक के लिए कौन सी वुमेन कंटिन्यूसली फाइनेंस मिनिस्टर रही है, वो है निर्मला मैडम। दैट्स वाई शी इज द फर्स्ट full-time women finance minister and second women finance minister of our country after इंदिरा गांधी जी। इनके बजट स्पीच में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्ड का इजाद किया है, आविष्कार किया है, आप बोल सकते हैं इन्वेंट किया है। वो है एफडीआई और जीडीपी का फुल फॉर्म उन्होंने अलग तरीके से बताया है, डेवलपमेंटल वे में बताया है। तो एफडीआई का फुल फॉर्म आपको तो पता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम इस तरीके से पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, अगर हम डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया FDI। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में इन्होंने जीडीपी का भी अलग सा एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट दिया है। जीडीपी को तो आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इन्होंने कह रहे हैं जीडीपी का मतलब है गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। गवर्नेंस का मतलब है कि हम लोगों तक गवर्नमेंट के सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रीफर्ड चैनल तक पहुंचाएं, इंटरनेट से दें, मोबाइल से दें। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी रहे, जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। अगर नहीं दे सक रहे हैं कि क्यों नहीं दे सक रहे हैं, आंसरेबिलिटी भी रहे, रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं, अप्रूवल प्रोसेस किस तरीके से होता है। सो गवर्नेंस का मतलब है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, नॉट एक्जैक्टली द डोर स्टेप। डोर स्टेप मीन्स इंटरनेट आ जाता है। डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, वो गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस का मतलब है वही सर्विसेज, जैसे कि यूपीएससी है, रिक्रूटमेंट सर्विसेज पूरे ऑनलाइन होते हैं, तो वो ई गवर्नेंस में आता है, जहां पे आप घर बैठे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट्स के।
सो दैट इज कॉल्ड एज ई गवर्नेंस। आगे अगर आप मोबाइल के अंदर गवर्नमेंट के सर्विसेज अवेल कर सकते हैं तो तब हम बोलेंगे एम गवर्नेंस। सो दो ई गवर्नेंस एम गवर्नेंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट डिपेंडेंट है, और नॉर्मल गवर्नेंस आप हाथ से भी डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। तो एफडीआई और जीडीपी का नया सा मतलब दिया गया है, ये याद रखना है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ओके, इन द बजट स्पीच निर्मला मैडम हैज एक्सपेंडेड एफडीआई एज फर्स्ट डेवलप इंडिया, ओके, या फास्टर डेवलप इंडिया, इस तरीके से पूछ सकता है। मेक श्योर दैट यू आर नॉट रॉन्ग इन दैट, ठीक है। चलिए, उसके बाद में थोड़े चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस। ओके, अपने इंडियन इकोनॉमिक सीरीज बजट लेक्चर नंबर 2 L2 इस तरीके से लिखा हुआ है, L2 पार्ट 1, L2 P2, L2 P3, L2 P5 इस तरीके से लिखा हुआ है। वहां पे एक वीडियो है जहां पे मैं चेंजेस इन द बजट प्री 2014 पोस्ट 2014 प्रॉपरली 6 से 7 चेंजेस दिया हूं। स्टैटिक आप पढ़ लेना, जितना उसमें मेहनत और आप करेंगे मेरे लेक्चर्स में उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि वो भी बहुत एलॉबरेट वे में पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। सो निर्मला मैडम ने 2019 के बाद से बजट के डॉक्यूमेंट जिसमें कैरी करते हैं ना, वो कैरी करने का जो आर्टिकल है उसको चेंज किया है। बजट एक फ्रेंच वर्ड से आता है, द बजट जो वर्ड रहता है वो एक फ्रेंच वर्ड से आता है जिसका नाम है बोगोट। बोगोट को अगर हम इंग्लिश में देखें तो वो लेदर ब्रीफ केस होता है। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने, प्रणब मुखर्जी थे जो अभी हमारे बीच नहीं है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी काम करे थे, तो वो कभी भी आते थे ना तो लेदर ब्रीफ केस में बजट के डॉक्यूमेंट्स रख के लेके आते थे। तो 2019 तक वही सही चला। 2019 के बाद से निर्मला मैडम ने कहा है अब हम क्यों कॉलोनियल इरा का मतलब क्या है, ब्रिटिश के ज़माने में भी वैसे ही प्रेजेंट करते थे ब्रीफ केस में, हम क्यों वो प्रैक्टिस अभी भी चलाए, हम बदल देंगे प्रैक्टिस, तो हमारी इंडिया को नया आउटलुक देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर जब जिस तरीके से हम कॉलोनियल पास को छोड़ते हैं उस तरीके से उसका अपोजिट क्या होता है, हम अपने सिविलाइजेशन, अपने कल्चरल प्रैक्टिस को अपनाते हैं। जो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जिसका डिस्ट्रक्शन हुआ था कॉलोनियल पीरियड में, और वो हमें दिखते नहीं, आज पूरे लेदर बैग्स दिखते हैं। जब भी हमें लेदर बैग्स दिखते हैं तो हमारे अंदर क्या फील आती है कि ये यहाँ का ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं है, वहाँ का इन्वेंशन है, यहाँ पे आया। अभी तो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है बट एट दी एंड वो वहाँ से ही आया, तो हमारी जो साइकोलॉजिकल थिंकिंग है वहीं पे जाती है। जब आप इस तरीके का क्लॉथ देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको एक इंडियननेस इसमें समझ में आ जाती है, ये तो हमारा है, एक फील गुड फैक्टर ऑटोमेटिकली आप महसूस कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग, यस। तो निर्मला मैडम जी ने भी यही सोचा था होगा। 2019 के बाद से उन्होंने भी ब्रीफ केस लाना बंद कर दिया है और एक हैंडलूम क्लॉथ के अंदर बजट डॉक्यूमेंट्स को वो रैप करके लेके आते हैं और उसके ऊपर एक अपना इंडिया का एम्ब्लेम होता है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इसे निर्मला मैडम कहते हैं कि बही खाता, क्या कहेंगे, बही खाता कहेंगे, विथ नेशनल एम्ब्लेम टू कैरी व्हाट, बजट डॉक्यूमेंट्स। 2019 के बाद में इन्होंने ये बदला है, और कभी भी ये आती हैं तो ये टैबलेट में भी लेके आती हैं बजट के डॉक्यूमेंट्स, इसलिए कि कब तक अब डॉक्यूमेंट्स हाथ में पड़े, तो टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट भी होनी चाहिए ना, हम आगे के जो भी प्रोसेस है उसको टेक्नोलॉजी से बदलने भी पड़ेंगे। तो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दिया है कि देखिए अभी बजट का प्रोसेस हम टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी करे हैं, अब आज से मैं टैबलेट लेके आऊँगी और उससे भी ओके बजट स्पीच दूंगी। तो ये 2 चेंजेस आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट और एक जीके भी है यहाँ पे, जहाँ पे जिसमें नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे अभी, निर्मला मैडम फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट ए पेपरलेस बजट। जब बजट 2022 में कोविड हुआ था ना, तो ऑब्वियसली तो हम डिस्टेंस बनाए रख रहे थे, ठीक है, और किसी के चीज़ें हम छीरे भी नहीं थे, तो इस तरीके से चल रहा था। तब सबको क्या हुआ था, बजट उनके मेल आईडी पे दे दिया गया था बजट डॉक्यूमेंट्स, और सब टैबलेट्स लेके आए थे। इन्होंने भी बिना पेपर के ही बजट को प्रेजेंट किया था। तो ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि पेपरलेस बजट प्रेजेंट भी किए हैं। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट चेंज किया गया था बाई एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो अगेन हमारे बीच नहीं है अभी। उन्होंने 2016 के बाद से, मीन्स 2016 से पहले, 2014 से पहले तो कांग्रेस थी, 2014, 2015, 2016 ये 3 साल बीजेपी गवर्नमेंट ने भी
रेलवे बजट और यूनियन बजट सेपरेटली प्रेजेंट किया था, और उससे पहले भी रेलवे बजट यूनियन बजट सेपरेटली प्रेजेंट होता था। ठीक है, 2016 के बाद में अरुण जेटली सर ने क्या किया है, ये दो बजट क्यों अलग अलग प्रेजेंट करना, ठीक है, बेकार का टाइम वेस्ट है। रेलवे बजट में भी एलोकेशन दे देंगे, 4-5 अनाउंसमेंट ही होते हैं, उसके लिए इतना टाइम ज़ाया क्यों करें। तो उन्होंने इस तरीके से सोच के 2016 के बाद से रेलवे और यूनियन बजट मर्ज कर दिया गया है, और वो अभी एक ही बजट प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, 2016 decided to merge the railway budget with the union budget when late Arun Jaitley, the then finance minister, presented the first combined budget in 2017 to 18। 2016 में रद्द किया था, और पहला कंबाइंड बजट कब प्रेजेंट हुआ था, 2017 और 2018 में। ठीक है, तो ये हो गया है कंप्लीटली निर्मला मैडम। तो हम यहाँ पे आज क्या देखे हैं, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हुए हैं। एक है क्या क्या टिप्पणी की गई है, व्हाट आर द कमेंट्स मेड बाय रूलिंग पार्टी इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड अपोजिशन पार्टी इंपॉर्टेंट लीडर्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इंटरिम बजट, हम कमेंट्स देखे हैं। कमेंट्स देखने के बाद में हम निर्मला मैडम के थोड़े बहुत स्पीच रिलेटेड जीके पॉइंट्स देखे हैं। ओके, ये एलोकेशंस तो हम नंबर्स कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, फाइन। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला मैडम ने बजट जब प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा है मोदी गवर्नमेंट इज वर्किंग टू मेक इंडिया ए विकसित भारत बाय 2047। ओके, और जब बजट प्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इंडिया में सिर्फ 4 कास्ट है। मतलब क्या है, वो जो वर्णा सिस्टम है ना, जो शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रियास, ब्राह्मण है, ये 4 कास्ट हमारे, जैसे कि आपको पता है, मेरे को पता है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे कंट्री में डेवलपमेंट रिलेटेड सिर्फ 4 ही कास्ट है जिसे हमें एम्पावर करना है, जिसे हमें डेवलप करना है। ओके, यही 4 कास्ट हमारे कंट्री के 4 पिलर है, आगे जाके विकसित भारत करेंगे। ये क्या है 4 पिलर्स, एक तो युवा है, यूथ है, पूर को डेवलप करना है, गरीब को, महिलाएं को एम्पावर करना है, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो गवर्नमेंट करती है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ओके, स्कीम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड, ओवरसीज एजुकेशन, वुमेन को बहुत हेल्प करती है गवर्नमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो लास्ट ईयर देखे हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है विथ रिगार्ड टू पार्लियामेंट्री सीट्स, सो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी गवर्नमेंट करना चाह रही है। तो बेसिकली महिलाओं को एम्पावर करना है, ठीक है, और किसान, अन्नदाता, फार्मर्स। सो गवर्नमेंट ये कहती है अगर आगे जाके अगर इंडिया को एज ए डेवलप्ड स्टेट होना चाहिए, बनना चाहिए, तो ये 4 इंपॉर्टेंट कास्ट, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे अगर गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करती है तो इंडिया विकसित भारत बन जाएगा। ठीक है, चलिए, विजन फॉर विकसित भारत। ओके, विकसित भारत आप देख सकते हैं, नथिंग बट डेवलप्ड इंडिया। तो निर्मला मैडम ने कहा है कि विकसित भारत का मतलब है प्रॉस्परस भारत। प्रॉस्परस भारत जो कि ऐसा भारत है जहां पे हम हार्मोनी विथ नेचर, मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की है, बट ऐसा डेवलपमेंट नहीं जिससे एनवायरनमेंट हार्म हो। सो गवर्नमेंट ये कह रही है हम तो डेवलप्ड होंगे बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, हम हार्मोनी के साथ, नेचर के साथ, नेचर की हार्मोनी के साथ हम आगे डेवलप होंगे। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम एस्टेब्लिश करेंगे, ओके, और हम हमारे कंट्री मैन को, हमारे पूरे सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये उनका विजन है। विजन है विकसित भारत करना है। कैसा करना है, इंडिया को प्रॉस्परस बनाना है। अब इंडिया को प्रॉस्परस बनाने का मतलब क्या है, इंडिया को प्रॉस्परस बनाने का मतलब है आप, मैं, कोई भी सिटीजन, हमें बेसिक नेसेसिटीज और वांट्स फुलफिल करने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। हम आसानी से वाटर सिक्योरिटी फुलफिल कर सकते हैं, हम आसानी से एजुकेशन सिक्योरिटी कर सकते हैं, हम आसानी से हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, और हमारे लिए अगर हम स्किल होते हैं, हमारे स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए हम ईजिली एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। तो जब हमारे कंट्री में एवरी इंडिविजुअल इतना काबिल हो जाता है जो अपने नीड्स एंड वांट्स वो आराम से फुलफिल कर सकता है, तब हम बोलेंगे कि हम प्रॉस्परस भारत बन गए हैं। प्रॉस्परस भारत बनने के लिए निर्मला मैडम जी ने क्या कहा है कि हम डेवलपमेंट करेंगे विथ हार्मोनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हम अटल सेतु जैसे, ओके, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जैसे, ओके, मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे, ईवी रन व्हीकल जैसे, बुलेट ट्रेन जैसे, वंदे भारत ट्रेन जैसे, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे, इस तरीके से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिससे
हमारे कंट्री के यूथ को उनके पढ़ाई होने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, तब हम आराम से प्रॉस्परस भारत बन सकते हैं। वही कंटिन्यू करके विकसित भारत की ओर हमारी जर्नी रहेगी। जो नेक्स्ट 5 इयर्स है, निर्मला मैडम जी ने कहा है, जो नेक्स्ट 5 इयर्स है, ओके, वो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट होने वाला है। मीन्स हद से ज्यादा, ओके, आप जितना एक्सपेक्ट नहीं करें, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, उससे ज्यादा डेवलपमेंट हम देख सकते हैं, उनका ये कहना है। गोल्डन मोमेंट्स आने वाले हैं टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ डेवलप इंडिया। तो हमारी कंट्री में अगर आपके बाजू देखेंगे घर वालों को, वो भी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप सबके सामने घर वालों को देखेंगे तो वो घर भी अच्छा कर रहा है। तो आप इन फ्यूचर नेक्स्ट 5 इयर्स में बहुत बदलाव देखेंगे हमारी सोसाइटी में और सबको डेवलप देखेंगे। ठीक है, निर्मला मैडम जी ने कहा है कि ट्रिनिटी हम फॉलो करने वाले हैं। डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का मतलब है हर एक की आवाज़, ओके, गवर्नमेंट तक पहुंचे और वो आवाज़ को गवर्नमेंट क्या करे, रेस्पॉन्स करे। दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। आप या 10 ग्रुप हो, या आप 100 ग्रुप हो, या आप 1 लाख की संख्या की ट्राइबल रहो, अगर आप या 2 लाख की संख्या का आपका कास्ट रहो, हर एक को उनकी वॉइस, उनके इश्यूज गवर्नमेंट हियर करेगी और उसके ऊपर काम करेगी। ओके, सो डेमोक्रेसी प्रिवेल होगी। ओके, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन तो वैसे भी चल रहा है इन द फॉर्म ऑफ पंचायत, इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हमारी सबसे, लोकतंत्र आगे रहेगी। उसके बाद में डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू एज ग्रुप। सो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर एज ग्रुप वालों को हम बेनिफिट करेंगे। वो बच्चे रहो, वो इन्फेंट रहो, वो न्यूनेट्स रहो, वो अडल्ट रहो, वो सीनियर सिटीजन रहो, वो दिव्यांग रहो, या वो LGBT कम्युनिटी रहो। ठीक है, जितने भी हमारे पास डेमोग्राफिक ग्रुप्स है, हर एक को हम साथ लेके चलेंगे। तो गवर्नमेंट का ऑलवेज पहले दिन से यही स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ओके, यहाँ पे और है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब है इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से रिलीजन से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से कास्ट से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से रीजन से है, आप नॉर्थ से है या नॉर्थ ईस्ट से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से कम्युनिटी से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से रेस से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से ट्राइब से है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से लैंग्वेज से है, गवर्नमेंट ये सब नहीं देखेगी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे पूरे मिलके विद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस हर एक को यहाँ पे बेनिफिट होगा इन डेवलप्ड इंडिया। ओके, जिससे हर एक के एस्पिरेशंस फुलफिल होंगे। ये है हमारा विजन। ओके, थोड़ा बहुत अब है हम देखेंगे फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एवोल्यूशन ऑफ यूनियन बजट सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे थी ना ऑल अबाउट निर्मला सीतारमण मैडम, ये फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। हु सेड व्हाट, पीएम मोदी जी कमेंट क्या क्या करे हैं वो भी पढ़ चुके हैं। विजन फॉर विकसित भारत पढ़े हैं। अभी हमें पढ़ना है एवोल्यूशन ऑफ बजट, मेजर अनाउंसमेंट इन द बजट, गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ द बजट, अचीवमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ये चीजें पढ़ने हैं। एवोल्यूशन ऑफ बजट देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एक थे जेम्स विल्सन, उन्होंने हमारे कंट्री में पहला इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था 1860 में। ओके, फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया जेम्स विल्सन। इंडिपेंडेंट इंडिया अगर बोलते हैं तो दूसरे आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज एनी हाउ जेम्स विल्सन। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कोई और है, विल कम टू दैट। ठीक है, जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में इंटरिम बजट प्रेजेंट किया था। 1857 में क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी, इतना बड़ा सा रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल जब नहीं थी, इसलिए 1857 रिवॉल्ट हुआ था। अकाउंटेबल का मतलब है गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती है, क्यों लेके नहीं बोल रही थी, गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है नहीं बोल रही थी, गवर्नमेंट किस तरीके से आर्मी को ऑर्गेनाइज कर रही थी नहीं बोल रही थी, हमारे सिविल राइट्स को गवर्नमेंट करप्ट कर रही थी। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट की कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जो मन में आया वो गवर्नमेंट करते जा रही थी और हम ऑपरेस हो रहे थे, हम बर्दाश्त कर रहे थे। 1857 में उनको एक झटका लगा, झटका लगते उन्होंने अपने पूरे जो वे से मेंड कर दिए, बेंड कर दिए। 1860 में आप समझ सकते हैं 57 के बाद में क्वीन विक्टोरिया आते हैं और बोलते हैं कि इरा ऑफ एनेक्सेशन, ओके, और ये ऑक्यूपेशन अभी ख़त्म किया गया है, अभी हम और एक गवर्नेंस लाने वाले हैं, गवर्न करने के लिए हम काम करेंगे। तो वही मद्देनज़र रखते हुए ही एक बजट का भी इंट्रोडक्शन हो गया था तभी।
उसके बाद में 1947 में आर के शनमुखम चेट्टी, ये थे हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया था। इंडिपेंडेंट इनॉग्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज बजट वाज प्रेजेंटेड बाय शनमुखम चेट्टी। और जब जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को उन्होंने हाईलाइट करके किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे उस तरीके से बजट स्पीच दी थी। तो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया था फूड ग्रेन स्केर्सिटी किस तरीके से निकालें, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगा, वो किस तरीके से काम करें, और जो इन्फ्लेशन आसमान छू रहा था वो किस तरीके से काम करें। ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज पे डिस्कशन हुआ था उनके तहत। उसके बाद में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा 2001 में एक कॉलोनियल ट्रेडिशन था, ब्रिटिश का ट्रेडिशन था कि वो लोग बजट 5 बजे प्रेजेंट करते थे। तो अपने यशवंत सिन्हा साहब बोले कि भाई 5 बजे क्यों करना, वो लोग 5 बजे करते थे तो हम भी 5 बजे क्यों करना, हम तो दिन में उठने वाले, हम तो 11 बजे करेंगे। ठीक है, फाइन। तो आजकल वो चल रही ना, पीएम मोदी जी पार्लियामेंट में कहे हैं कि नेहरू जी ये मानते हैं कि इंडियंस पूरे आलसी है, बट उनका एक वीडियो अपलोड किया गया है बाय ललन टॉप, बहुत अच्छी। ललन टॉप इज़ ए वेरी ऑथेंटिक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा था कि हम आलसी हैं। ठीक है, वो वीडियो उनकी अपलोड की गई है ऑथेंटिक सोर्स से। उन्होंने बस इतना ही कहा था कि हमें ज़्यादा ही मेहनत करनी चाहिए, बस इतना ही कहा था। जितना मैं वो वीडियो में देखा हूँ, आलसी वर्ड यूज़ ही नहीं हुआ था। मगर पीएम मोदी जी ने यस्टरडे मीन्स फरवरी 5 को पार्लियामेंट में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू का माइंडसेट ऐसा था कि हम पूरे आलसी हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। तो यशवंत सिन्हा भी, हम तो आलसी हैं नहीं, हम तो 11 बजे सुबह 6 बजे उठने वाले हैं इंडियंस। ठीक है, तो हम क्यों प्रेजेंट करें 5 बजे, हमारा तो दिन में ही शुरू हो जाता काम, तो 11 बजे प्रेजेंट कर दे। तो वो स्टार्ट करें कॉलोनियल प्रैक्टिस जो 5 बजे प्रेजेंट करनी थी बजट, वो स्टॉप करके 11 बजे शुरू की थी। उसके बाद में 2016 में आपको तो पता है और एक इम्पॉर्टेंट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा बजट प्रेजेंट करती थी लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। तब अरुण जेटली साहब ने कहा है कि लास्ट फरवरी क्यों, पहले ही कर देंगे ना, मंथ्स बच जाते हैं बजट पास होने के लिए और जल्दी जल्दी डिसबर्समेंट हो जाता है मिनिस्ट्रीज को। तो इस तरीके से पहले क्या होता था, फरवरी एंड में बजट रखते थे, मार्च अप्रैल तक डिस्कशन होता था, मई जून में पास होता था। फिर इसका मतलब है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के 2 महीने वेस्ट, अप्रैल में 2 महीने वेस्ट, नो डिसबर्समेंट टू द मिनिस्ट्रीज। तो अरुण जेटली सर ने क्या कहा था कि क्यों हम इतना डिले करना, फरवरी फर्स्ट वीक को ही रख देते हैं, फर्स्ट वर्किंग डे को। तो फरवरी मार्च में डिस्कशन और बजट पास हो जाएगा, अप्रैल से पूरे मिनिस्ट्रीज को पैसे चले जाएंगे और वर्क प्रॉपरली सस्टेन रहेगा। तो उनका ये भी बहुत अच्छा सा सुझाव था। तो 2016 में बजट जो लास्ट वर्किंग डे में प्रेजेंट किया जाता था उसको फर्स्ट वर्किंग डे पे बना दिए हैं। 2019 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि निर्मला मैडम ने ब्रीफ केस छोड़ के बही खाता शुरू किया है। ठीक है, और 2020 कोविड के बाद से हम कंप्लीटली पेपरलेस बजट पे चले गए हैं, बिना पेपर्स कैरी करे एक टैबलेट लेके चलते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि लॉन्गेस्ट स्पीच इन्होंने दी है 2020 में, जो कि 2 घंटे 42 मिनट्स की थी। मनमोहन सिंह ने भी एक स्पीच दी थी। मनमोहन सिंह ने भी स्पीच दी थी विथ रिगार्ड टू वर्ड काउंट। जितने वर्ड्स वो यूज़ किए थे वो वर्ड्स निर्मला मैडम जी के स्पीच के टाइम से ज़्यादा थे। मतलब क्या है, निर्मला मैडम जी ने 2 घंटे 40 मिनट में जितने वर्ड्स यूज़ किए हैं, मनमोहन सिंह जी ने, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी ने कम समय में निर्मला मैडम जी से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए हैं। वर्ड काउंट का मतलब है कि कितने अल्फाज, कितने वर्ड्स यूज़ किए हैं बजट स्पीच में। निर्मला मैडम जी 2 घंटे 40 मिनट तक बात करे हैं, उनके वर्ड्स कम थे। मनमोहन सिंह जी कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स बात करे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो कम टाइम में ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, ऑब्वियसली वो बेहतर स्किलफुल होता है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, तो वो तो एक बड़े से फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत एफिशिएंट थे, इनकी उनकी कंपैरिजन ही नहीं है। PM मनमोहन सिंह वाज वेरी ग्रेट विद रिगार्ड टू व्हाट फाइनेंस। इन 1950 और एक भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, यूनियन बजट के जो पेपर्स थे वो लीक हुए थे, तो बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था, लोगों को पहले ही पता चल गया था, प्रोटेस्ट ऑलरेडी शुरू हो गया था कि टैक्स बढ़ा रहे हैं,
ये पॉलिसीज लाने वाले हैं, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स में बजट के डॉक्यूमेंट्स रिलीज करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ठीक है, अभी बजट के डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं किए जाते हैं, और जब बजट प्रेजेंट भी किया जाता है ना, जो भी बजट प्रेजेंट करने में इन्वॉल्व होते हैं उन पूरों को एक कमरे में बंद किया जाता है जब तक कि बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट ना किए। नो मोबाइल नथिंग, एक कमरे में उनको बंद किया जाता है जब तक बजट का प्रेजेंटेशन नहीं होता है बाय निर्मला मैडम जी इन द पार्लियामेंट, वो बाहर नहीं आ सकते हैं। तो उतने ज़्यादा सीक्रेसी से बजट का प्रोसेस पूरा होता है। 1980 के बाद में जो बजट प्रिंटिंग होती थी वो शिफ्ट की गई राष्ट्रपति भवन टू मिंटो रोड। मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स तो आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 1909 में आए थे। तो मिंटो रोड भी है हमारे पास, इसको भी बदल देना चाहिए क्योंकि कौन सी भी कॉलोनियल इरा की चीज़ रही। देखिए एक डिफरेंस यहाँ पे ये है, जब मुगल्स और सल्तनत जब आए थे, ठीक है, ऑपरेशन था भी होगा, बट वो लेवल का ऑपरेशन नहीं था जो लेवल का ब्रिटिश का ऑपरेशन था, ये तो सब मानते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे शादी करे हैं, यहाँ पे उनके बच्चे हैं, यहाँ पे उनके प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ के रह गए हैं। ओके, और रिलीजियस वाइज टेम्पल्स डेमोलिश हुए हैं एक्सेट्रा, वो अलग बात है, बट एट द एंड ऑपरेशन वो लेवल तक नहीं था। बट ब्रिटिश का जो माइंडसेट था, आके इंडिया को वो कॉलोनी बोलते थे। कॉलोनी का मतलब है कि हम यहाँ से जितना निचोड़ सकते हैं, जितना इनको स्क्वीज कर सकते हैं, जितने इनके रिसोर्सेज ले सकते हैं पूरे ले लो, पैसा ले लो, कोल ले लो, वाटर ले लो, लेबर स्लेव की सर्विस ले लो, ये पूरे ही ले लेते थे और बहुत बुरे बुरे पनिशमेंट देते थे। इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड बोल के इस तरीके के प्लेसेस चलाते थे। ठीक है, फुटपाथ पे ये रोड में नहीं आना, वो रोड में नहीं आना, बहुत सारा हमारी ही कंट्री में, हमारी ही ज़मीन पे हमें बहुत ऑप्रेस किया जाता था। तो फिर ऐसे लोगों की रोड हमें नहीं चाहिए। ओके फाइन, जब अकबर रोड बदल सकती है तो मिंटो रोड भी बदलना चाहिए। ठीक है, और द शिफ्ट 1955 टू 56, ओके, जवाहरलाल नेहरू जी के पीरियड में ही उन्होंने भी यही सोचा था, क्यों हम इंग्लिश में ही बजट प्रेजेंट करना, हमारी भाषा तो हिंदी है मैक्सिमम लोगों की। रिमेंबर दिस पॉइंट, हिंदी इज नॉट ए नेशनल लैंग्वेज। ओके, हिंदी इज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, याद रखिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब भी यही सोचा था कि क्यों प्रेजेंट करना बजट इंग्लिश में, ये तो कॉलोनियल प्रैक्टिस है, ये तो इंग्लिश ही इम्पोर्टेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो उन्होंने जब भी हिंदी में भी छापना शुरू किया था बजट के डॉक्यूमेंट्स। चलिए, ये हो गया है एवोल्यूशन ऑफ द बजट। हम देखें, अभी हम देखेंगे निर्मला मैडम जी ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मेजर अनाउंसमेंट होने वाले हैं इंटरिम बजट में। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना, ये एक हाउस कंस्ट्रक्शन स्कीम है, आवास का मतलब है हाउस। उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ मोर घरा बनाएंगे पीएम आवास योजना में। हमारे जैसे, आपके जैसे जो मिडिल क्लास में है उनके लिए हाउसिंग लोन की सुविधा करेंगे निर्मला मैडम जी ने कहा है। जो रूफटॉप सोलार पावर पैनल्स लगाते हैं उनके लिए 300 यूनिट्स तक की इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन है। ओके, लखपति दीदी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसमें ज़्यादातर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लखपति बनना चाहिए, वो भी है। और प्रिपेयरिंग एंड एम्पावरिंग एमएसएमई टू ग्रो एंड कम्पीट ग्लोबली, जो हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, जो टिकटॉक लाइट्स बनाती है, जो टॉयज़ बनाती है, जो छोटे मोटे चेयर्स बनाती है। इसलिए जो हम कुर्सी बैठते हैं ना, कुर्सी, तो वो कुर्सी पे आप देखते हैं टाटा की कुर्सी, रिलायंस की कुर्सी नहीं होती है, ये पूरे जो डब्बे डबालियाँ होते हैं हमारे घर में, ओके, धनिया पाउडर रखने के डब्बे, ये पूरे एमएसएमई इंडस्ट्री वाले बनाते हैं। छोटे मोटे वायर्स बनाते हैं, छोटे मोटे ईयरफोन्स बनाते हैं। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये जो लोग हैं एमएसएमई में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, इनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी, ग्लोबल मार्केटिंग का मौका देगी। तो इनके प्रोडक्ट्स दुबई के सुपरमार्केट में, इनके प्रोडक्ट्स यूके के सुपरमार्केट है, इनके प्रोडक्ट्स यूएसए के सुपरमार्केट में जाके वहाँ पे शेल्फ में रहेंगे। तो जब यूके का, यूएस का, दुबई का सिटीजन आके देखेगा, अरे यार ये कमल चेयर है, यहाँ पे जॉन चेयर है, कौन सी चेयर अच्छी है, तो वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स कम्पीट करेंगे, तो वो हमारा चेयर लेगा। ऑब्वियसली वही तो हमारा इंटेंशन है कि इस तरीके से गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एमएसएमई में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। अटेंशन दिया जाएगा ईस्टर्न रीजन को। रिमेंबर दिस पॉइंट, बजट स्पीच में निर्मला मैडम है कौन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द फोकस स्टेट मेंशन इन द बजट 2024 बोल के क्वेश्चन आ सकता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़ आर दी फोकस स्टेट्स
एज मेंशन इन द इंटरिम बजट। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लाने वाली है गवर्नमेंट। अगर बीजेपी गवर्नमेंट जुलाई में आ जाती है तो वो बड़े रिफॉर्म्स लाने वाली हैं हमारी कंट्री में विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, विद रिगार्ड टू इंडस्ट्री, विद रिगार्ड टू सर्विस, विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट, विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी, विद रिगार्ड टू साइंस, विद रिगार्ड टू वुमेन, विद रिगार्ड टू इकोनॉमी, विद रिगार्ड टू बैंकिंग। तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाने वाली है। 3 मेजर कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे फॉर रेलवे पर्पस, और 40,000 जो कोचेस है, जो रेल से जो ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, अर्बनाइजेशन को भी महत्व मिला है। ओके, अमृत स्कीम तो ऑलरेडी चल रही है अर्बनाइजेशन रिलेटेड, और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि मेट्रो, जैसे कि हैदराबाद में मेट्रो है, दिल्ली में मेट्रो है, सो मेट्रो प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी। वही है मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। नमो भारत ट्रेन्स भी आने वाले हैं। ओके, 1 लाख करोड़ रिसर्च एंड इनोवेशन को दिया गया है। नए नए प्रोडक्ट्स हम ही यहाँ पर बनाना, बाहर से नहीं खरीदना। और गवर्नमेंट ने, जब से मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं, टूरिज्म का हल्ला गुल्ला मच गया है। अगर टूरिज्म की बात नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को और क्रिटिसाइज करेंगे लोग कि लक्षद्वीप में जाओ, यहाँ जाओ, इतना सब बोल रहे थे, फिर टूरिज्म बनाने के लिए पैसे ही नहीं दिए। सो ये डबल स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट का हो जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने टूरिज्म कंपोनेंट यहाँ पे मेजर अनाउंसमेंट्स में डाल ही दिया है। ठीक है, राइट। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है गाइडिंग फैक्टर्स, उसके बाद में अचीवमेंट्स है लास्ट। ओके, गाइडिंग फैक्टर्स मीन्स इंटरिम बजट प्रेजेंट करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट आगे इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे वो गाइड होती है। ठीक है, पहली बात तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम सोसाइटी में सबको जस्टिस देंगे, वो या बच्चा हो, या सीनियर सिटीजन बूढ़ा हो, या वो महिलाएं हो, या वो यूथ हो, या वो ट्रांसजेंडर हो, या वो एससी हो, या वो एसटी हो, कोई भी हो, सोसाइटी में हर एक को जस्टिस मिलेगा और हर एक के लिए एक इफेक्टिव नेसेसरी गवर्नेंस मॉडल मिलेगा। हर एक को डेवलप करने का अच्छे से मॉडल गवर्नमेंट लेके आएगी। 4 मेजर ग्रुप्स है जहां पे गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करेगी, यूथ, पुअर, वुमेन, फार्मर्स। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 4 पिलर्स ऑफ विकसित भारत, मीन्स आप ये 4 से हटके कुछ नहीं लिखना। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको तो पता है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर 4 साल से बढ़ा ही रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है बड़े बड़े मेट्रोज बनाओ, बड़े बड़े पावर प्लांट्स बनाओ, बड़े बड़े इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर बनाओ, डैम्स को कनेक्ट करो। ओके, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखो, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रखो। ओके, इस तरीके से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। वो सेज रहो, निम्स रहो, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो जहाँ जहाँ भी टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं वहाँ वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाई पावर्ड कमिटी गवर्नमेंट बना के रखी है जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को किसी तरीके से नियंत्रण और कंट्रोल कर सके। सो एक हाई पावर्ड कमिटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड। ये कमिटी का क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से कंट्रोल में लेके आए जिससे हम जल्द से जल्द डेवलप हों। बिकॉज अगर विकसित भारत 2047 आना है तो पॉपुलेशन को इस तरीके से बढ़ने दे नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ती है फिर से रिसोर्स पे प्रेशर होगा। जब रिसोर्स पे प्रेशर होगा फिर से क्या होगा, फिर बेसिक नेसेसिटीज़ में चले जाएंगे पैसे, फिर वो पैसे नहीं लगेंगे लोगों को लोन देने के लिए, लोगों को और ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप कराने के लिए, स्किल्स देने के लिए। जब इंडियंस को या सिटीजन्स को वो पैसा फिर से नेसेसिटीज़ में चल जाएगा बट प्रोडक्टिव वर्क में नहीं जाएगा। दैट इज़ द रीज़न ये बहुत ज़रूरी हो जाता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। अचीवमेंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अचीवमेंट्स में पहला अचीवमेंट उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए। डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब है अब जो स्कॉलरशिप होती है वो एक बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आना, ट्रांसफ़र होके, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जिस तरीके से सब्सिडी भी अपने अकाउंट में गिर रही है उस तरीके से हर गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज होती है, जो भी बेनिफिट्स होती है, जो भी एंटाइटलमेंट्स होते हैं वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट आना, उसे ही हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये कांग्रेस गवर्नमेंट शुरू की थी मनमोहन सिंह जी के पीरियड में, डीबीटी। ठीक है, निर्मला मैडम जी ने कहा है कि ये ऐसा मैकेनिज्म है जो इंडिया में गेम चेंजर बन गया है, जहां पे हमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को जाके भाई मेरी सब्सिडी आई क्या, एजुकेशन डिपार्टमेंट को जाके भाई मेरा एजुकेशन लोन अप्रूव हुआ क्या, नहीं हुआ, एक 5,000 ले लो भाई, कर दो। तो इस तरीके से जो सिस्टम चल रहा था उसको सिस्टम को बदल दिया है, वो गेम को बदल कर करप्ट प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली रिमूव करके डीबीटी ने हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से खुशहाली लाई है। अभी तक ओके
2.7 लाख करोड़ रुपीस भी सेव हुए हैं, क्योंकि डीबीटी से पेपर का खर्चा भी कम हुआ है, गवर्नेंस का खर्चा भी कम हुआ है। ओके, उन्होंने कहा है एटलीस्ट, अभी पॉवर्टी के बारे में नेक्स्ट उन्होंने अचीवमेंट बताई है। कांग्रेस गवर्नमेंट के पीरियड में 2013-14 में, अच्छे से देखिए, 2013-14 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक मल्टी डायमेंशनल पुअर कितनी पॉपुलेशन थी, 29.2% पॉपुलेशन वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर। मोदी जी के 10 साल के बाद यही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जितने भी पुअर थे वो 11.3% हुए हैं। तो निर्मला मैडम जी ने कहा है कि देखिए 30% जो थी पॉवर्टी कांग्रेस के पीरियड में मल्टी डायमेंशनली, वो हम ऑलमोस्ट लाइक 11% तक ला चुके हैं। ये भी एक अचीवमेंट बताए हैं। पीएम स्वनिधि योजना का मतलब है छोटी छोटी माइक्रो क्रेडिट देना, माइक्रो लोन्स देना, छोटा लोन्स। ओके, एक राशन शॉप है, या एक पानी पूरी बंडी वाला है, या एक शुगर कैंडी बेचने वाला है, या आमचूर वाला है, आप समझ सकते हैं, एक बनाना फ्रूट वेंडर है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए एक सेपरेट स्कीम लाई गई है जिसका नाम है पीएम स्वनिधि योजना। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे जब हम अलग से पढ़ते हैं पार्ट 3 में। अभी आप ये याद रखिए। सो माइक्रो क्रेडिट अप टू 10,000 रुपीज़ देना गवर्नमेंट इनको दे रही है, और गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि अगर ये लोन लेकर महीने को 500 रुपये, 1000 रुपये का अच्छे से ईएमआई रेगुलरली पे करते हैं तो उनको हम इंटरेस्ट वापस भी देंगे और भी बेनिफिट देंगे, नेक्स्ट टाइम वो और बड़ा लोन ले सकते हैं। अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई से करते हैं, और ख़रीदना बेचना पूरा यूपीआई से होता है, तो उनको गवर्नमेंट और भी रिवार्ड करेगी, गवर्नमेंट ने ये कहा है। अभी तक ये स्कीम से 78 लाख फैमिलीज़ को बेनिफिट हुआ है, निर्मला मैडम जी ने कहा है। ओके, पीएम आवास योजना, ओवर 70% हाउसेस जो भी पीएम आवास योजना में बने हैं वो बनेंगे, वो वुमेन को दिए जाएंगे, और वो रूरल एरिया से बिलोंग करेगी वो वुमेन। ओके, कोविड आने के वजह से जो टारगेट था 3 करोड़ हाउसेस बनाना पीएम आवास योजना में थोड़ा बहुत डिलेड हुआ है, बट वो अचीव हो जाएगा। और ये बजट में गवर्नमेंट ने कहा है, निर्मला मैडम जी ने कहा है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2024 चल रहा है ना, 2019 तक 2029 तक गवर्नमेंट का ये भी है कि और 2 करोड़ हाउसेस बनाएं और गरीबों में बांट दें, ठीक है। एवरेज रियल इनकम हैज इंक्रीज बाय 50%। ये पूरे मोदी जी के 10 साल में हर एक की जो इनकम है वो 50% बढ़ गई है। मतलब क्या, अगर मैं 2014 में 100 रुपये कमा रहा था, मैं 2024 में 150 रुपये कमा रहा हूँ, 50% बढ़ी है, 50 रुपये बढ़ी है। सो यही कहा है इन्होंने भी यहाँ पे, निर्मला मैडम जी ने। एवरेज रियल इनकम सबकी नहीं बढ़ी है, एवरेज में बढ़ी है, 50% हर एक की बढ़ी है, और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा भी नहीं छुआ है, इन्फ्लेशन मॉडरेट है, ओके, लिमिट्स में है, जिससे पॉपुलेशन उनके सुविधाएं एफर्ट कर सकें। पीएम विश्वकर्मा योजना, ओके, यहाँ पे ये सेपरेट स्कीम है जिससे गवर्नमेंट एम्पावर करना चाहती है द मोस्ट डिप्राइव्ड और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को, जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो ज़्यादा सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, सोसाइटी उनको धिक्कारती है, सोसाइटी उनको डिस्क्रिमिनेट करती है, सोसाइटी उनको वो लेवल का रिस्पेक्ट नहीं देती है। सो ये स्कीम के तहत गवर्नमेंट वैसे 2 कम्युनिटीज़ को प्रमोट कर रही है। एक तो है दिव्यांग, जो कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे जो डिसेबल्ड, जो हैंडीकैप है, और एक है ट्रांसजेंडर। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का फोर्सिंग है, आगे बहुत सोचती है गवर्नमेंट, क्योंकि LGBT ये जो कम्युनिटी है, और कौन से LGBTQ क्या की आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये समझती है कि ऐसे लोग आगे आएंगे। तो ऐसे जब लोग आगे आएंगे, फिर इनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? मेरी कंपनी में अगर LGBT आके बोलेगा कि मुझे चाहिए, मैं नहीं रखूँगा। ओके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? अरे भाई, ऑफिस स्टाफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? LGBT कम्युनिटी है, अगर उसको हम ड्राइवर रखेंगे या घर में मेड रखेंगे, अरे भाई ये बच्चों पे इनका क्या असर पड़ेगा? तो ये सब चीज़ों की वजह से वो इकोनॉमिकली डिप्राइव होते हैं। पॉलिटिकली अगर कोई कॉर्पोरेटर के लिए LGBT कम्युनिटी हट जाती है, कोई लड़का लड़की के रूप में मुझे वोट दो बोलता है, तो ना पॉलिटिकली उनको कोई सपोर्ट देगा, ना इकोनॉमिकली हम उनको कोई जॉब देंगे, तो उनकी फिर देखभाल कौन करना है? वो तो रहते हैं इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट का काम है। सो भारत की गवर्नमेंट ये हमेशा सोचती है, हर एक के बारे में सोचती है, इसलिए जो दिव्यांग है, जो ट्रांसजेंडर है, उनको भी बहुत हेल्प करने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। उसका स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। नथिंग बट गवर्नमेंट का ये बिलीव है कि कोई भी पीछे नहीं रह जाए, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। नंबर्स हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, एलोकेशंस एंड नंबर्स। उसके बाद में हम पार्ट 3 में कंप्लीट बजट का
एग्रीकल्चर बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, अलग अलग बजट के कंप्लीट डिस्कशन विद स्कीम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट्स करेंगे. कीप वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल. हैव ए नाइस डे अहेड.